Hello students, in this video we will talk about the regulation of gene expression। यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि जीन का जो एक्सप्रेशन होता है, यानी जब वो कार्य रूप में आता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो उस समय किस तरह से उसका रेगुलेशन होता है, किस तरह से उसका नियमन होता है, यानी कब जो है वह प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, किन परिस्थितियों में प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करता है, या फिर उस डीएनए की जो आनुवांशिक सूचना है उस सूचना से ले करके और प्रोटीन बनाने तक की प्रक्रिया में क्या क्या जो है प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, इसको जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति, इसकी चर्चा हम लोग शुरू से ही करते आ रहे हैं कि जीन का अभिव्यक्त होना, नहीं एक्सप्रेस्ड होना, वो क्या है कि जो भी जीन हमारे डीएनए में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए में है, तो वो किस तरह से जो है मूर्त रूप में आता है, किस तरह से जो है वह लक्षणों को प्रकट करता है, इसी को हम लोग जीन अभिव्यक्ति करते हैं। हालांकि इस पर भी जो है एक वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी कोई खास आवश्यकता नहीं है। मुख्य रूप से पढ़ने की जो जरूरत है वो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन एक्सप्रेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें जो है थोड़ा सा मैं पिछले वीडियो का भी कुछ चर्चा कर दूं कि जिसमें हम लोग जीन जो पढ़े, तो मोस्टली जो है 7-8 टाइप्स या 9 टाइप्स की जो है जीन के बारे में हम लोग पढ़े। इसमें हम लोग जो है मुख्य रूप से अगर देखें तो दो तरह के जीन, कंस्टिट्यूटिव और दूसरा नॉन कंस्टिट्यूटिव। यानी एक को संरचनात्मक और दूसरे को हम लोग असंरचनात्मक। ठीक है, ये चीज हम लोग पीछे जाने भी है। कंस्टिट्यूटिव जीन मतलब कि जो पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए एमआरएनए को कोड करता है, और नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन जो एक्चुअली में इसी को हम लोग रेगुलेटरी जीन्स भी कहते हैं, यानी ये पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए कोड नहीं करते हैं, बल्कि उस पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस का रेगुलेशन करते हैं, यानी उसकी जो अभिव्यक्ति का पूरा जो स्टेप्स है उसको जो है ये रेगुलेट करते हैं। तो रेगुलेटरी जीन और ये कंस्टिट्यूटिव जीन जो होते हैं लगातार काम करते हैं, इसको जो है हम लोग हाउस कीपिंग जीन भी कहते हैं। हाउस कीपिंग जीन, हाउस कीपिंग जीन मतलब कि ये जीन जो हैं ये सतत क्रियाशील होते हैं, लगातार जो है कार्य करते हैं, और लगातार कार्य करने की वजह से इनमें कभी भी जो है बंद होना, यानी एक तरह से इनका कार्य बंद होना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन जो है इनकी आवश्यकता, यानी इनकी प्रोडक्ट की आवश्यकता कभी कभी सेल में होती है, हमेशा सेल में नहीं होती है। तो यहाँ नियमन जो है, जैसा कि हम लोग चाहे रेप्लिकेशन पढ़े हो, चाहे ट्रांसक्रिप्शन पढ़े हो, चाहे ट्रांसलेशन पढ़े हो, तो स्पेशली रेप्लिकेशन यानी डीएनए का जो द्विगुणन होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, या फिर ट्रांसक्रिप्शन जहां जो है डीएनए से आरएनए बनता है, दोनों स्थितियों में हम लोगों ने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में देखा था बहुत थोड़ी बहुत, मतलब बिल्कुल जो है थोड़ी बहुत जो है उसमें अंतर पाया जाता है। यही अंतर जो है हमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में भी देखने को मिलेगा। तो अगर हम जो है प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बात करें, तो यह जो है रेगुलेशन यानी जीन की जो चेकिंग होती है या रेगुलेट किया जाता है,
यह मोस्टली एक ही लेवल पे, कब, जब उसका mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होता है, और यह जो चेकिंग है या रेगुलेशन है वो एक्चुअली एसेसरी प्रोटीन्स। अब यह एसेसरी प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो अगर आप जो है पिछली वीडियो को देखेंगे, यानी पीछे जो हमने ट्रांसक्रिप्शन पे बनाया था, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ जो है इंड्यूसर और या फिर इंड्यूसर और इनहिबिटर प्रोटीन्स, इसकी चर्चा हुई थी। तो इंड्यूसर प्रोटीन्स मतलब यही प्रोटीन जो क्या करे कि आरएनए पॉलीमरेज को जो है प्रोमोटर साइट पे बाइंड करने में मदद करे। इनहिबिटर प्रोटीन्स यानी कि ऐसे प्रोटीन जो प्रोमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने दे। तो अगर जो है इंड्यूसर प्रोटीन बनता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट पे बाइंड करने देगा, जिससे कि आगे का ट्रांसक्रिप्शन हो सकेगा। अगर इनहिबिटर प्रोटीन आता है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वह प्रोमोटर साइट से बाइंड नहीं होगा और तब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाएगा, यानी आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्पेशली जो है प्रोकैरियोट्स में एसेसरी प्रोटीन्स रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारा मैकेनिज्म नहीं होता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोट्स में बहुत सारे जो है स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं, जैसे कि स्प्लाइसिंग ऑफ HNRNA, या फिर हम कहें कि प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। जैसा कि उसमें भी बताए थे कि HNRNA जो बनता है वो प्रोसेस्ड हो करके, जिसको हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं, प्रोसेस्ड हो करके mRNA में कन्वर्ट होता है और तब जाकर के उसका ट्रांसलेशन होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए जो है इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है यूकैरियोट्स में जो है यह 4 लेवल पे, ठीक है, 4 लेवल पे इसकी चेकिंग होती है, या कहें कि 4 लेवल पे यह रेगुलेट होता है। सबसे पहला कौन सा, तो जीन अभिव्यक्ति में सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। यानी जब जो है mRNA का फॉर्मेशन होना होता है, mRNA का सिंथेसिस होना होता है, उसी समय जो है सबसे पहली बार यह चेक किया जाता है कि mRNA बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। स्पेशली एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट जो है, इसके लिए भी आपको पीछे की वीडियो को ध्यान से देखना होगा कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स होता है जो डीएनए के प्रोमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने में मदद करता है। तो उस समय भी रेगुलेट किया जाता है कि वो बाइंड होगा या नहीं होगा। अगर बाइंड हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, बाइंड नहीं हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। फिर ट्रांसक्रिप्शन होगा, अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसलेशन हो जाएगा और जीन जो है अपने आप को अभिव्यक्त कर देगा, यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। अब दूसरा लेवल क्या है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले डीएनए से जो mRNA बनता है, ठीक है, वह एक्चुअली में HNRNA होता है, ठीक है, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। और यह आरएनए प्रोसेस्ड होकर के mRNA में कन्वर्ट होता है। तो एक चेकिंग यहां हुई, दूसरी चेकिंग यहां हुई। तो दूसरा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग लेवल। और इसको एक और स्पेशल टर्म दिया जाता है जिसको हम लोग स्प्लाइसिंग कहते हैं, स्प्लाइसिंग लेवल, ठीक है। यानी जब HNRNA mRNA में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसका प्रोसेस भी आप लोग जानते हैं, बहुत डिटेल में करेंगे तो ये भी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ कि यहाँ क्या होता है कि नॉन कोडिंग रीजन्स को हटा दिए जाते हैं, ठीक है। मिथाइलेशन होता है 5' एंड का, 3' एंड का एडिनाइलेशन होता है और तब जाकर के वह जो है मैच्योर mRNA बनता है। अब इसमें चौथा स्टेप क्या होता है कि mRNA बन गया,
देन इट टू बी ट्रांसलेट, तब जो है यह क्या होना होगा, ट्रांसलेट होना होगा। ठीक है, अब इससे जो है पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, पीछे पढ़े हैं, ट्रांसलेशन। यानी जो सॉरी एक चीज कि एमआरएनए जब बन जाता है तो इसको पहले आना है किसमें, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि यह बनता है न्यूक्लियस में। तो साइटोप्लाज्म में लाने के लिए यहाँ कुछ जो है स्पेशल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, उनके माध्यम से एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम तक आता है। तो तीसरा जो चेकिंग लेवल है वो है ट्रांसफर ऑफ mRNA to the राइबोसोम और साइटोप्लाज्म। यानी ये mRNA बन गया तो इसमें आएगा, इस लेवल पे भी चेकिंग होती है। और चौथा जो है वो जैसे मैंने कहा एट ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसलेशनल लेवल, यानी जब इसका ट्रांसलेशन करना होता है उस समय भी हम लोग पढ़े कि ट्रांसलेशन, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स का रोल होता है, बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो उस लेवल पर भी इसकी जो है चेकिंग होती है, यानी कि इसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स अकर्स एट 4 लेवल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि इतनी जगह पे जो है इसके लिए जीन्स वगैरह होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और तब जाकर के कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। अब यह जीन एक्सप्रेस कैसे होते हैं, इसका जो है मैकेनिज्म क्या है, इसके लिए 2 वैज्ञानिक थे, एक जो है जैकब और दूसरे मोनोड। इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं एमआरएनए के समय भी। तो जैकब और मोनोड जो थे, इन्होंने बताया, जैकब एंड मोनोड, यानी जैकब और मोनोड ने 1961 में यह जो है बताया कि जो भी जीन एक्सप्रेस होते हैं वो एक्चुअली में अकेले अकेले नहीं होते, वहां जो है ए ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड जीन्स, यानी कि कुछ जीन जो है वो समूह में रहते हैं और वो सब मिलकर के किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इसके लिए इन्होंने दिया ऑपेरन मॉडल। ऑपेरन मॉडल में इन्होंने बताया कि कोई एक जो एंजाइम सिंथेसिस होता है उसमें जो इन्वॉल्व्ड जीन है उसमें 4 तरह के जीन हो सकते हैं, जीन रहते हैं। पहला एक जो है स्ट्रक्चरल जीन, यानी जो पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करता है। दूसरा प्रोमोटर, ठीक है, यानी कि जो उस पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस को प्रोमोट करता है। तीसरा ऑपरेटर, यह ऑपरेटर क्या करता है, तो ऑपरेटर जो है एक्चुअली में यही वो जो है ट्रांसलेट होगा या नहीं होगा ये चीज, या ट्रांसक्राइब होगा या नहीं होगा ये चीज ऑपरेटर ही निर्धारित होता है, क्योंकि यहीं पर जो भी इनहिबिटर हो या इंड्यूसर हो, यानी एक्चुअली में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो या तो उस ऑपरेंट को बंद रखेंगे, मतलब या तो उस ऑपरेंट को बंद रखेंगे और या फिर जो है उसको चालू करने में मदद करते हैं, तो वो ऑपरेटर से ही जुड़े होते हैं। जब जुड़े रहेंगे तो ऑपरेंट बंद रहेगा, यानी कि उस एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब ऑपरेटर से नहीं जुड़े रहेंगे, ठीक है, तो वह ऑपरेंट चालू होगा और उस एंजाइम का जो भी पार्टिकुलर एंजाइम है उसका सिंथेसिस होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें चौथा जो है रेगुलेटर या रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी
जीन। यहाँ जो है प्रोमोटर जो है प्रोमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन क्या करते हैं कि रेगुलेटरी जीन जो है यही इसका रेगुलेशन करते हैं, यानी कि ये शुरू होगा कि बंद होगा, इसका निर्धारण जो है रेगुलेटरी जीन करते हैं। और ये एक्चुअली में इंड्यूसर और इनहिबिटर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो जो ऑपरेंट मॉडल जैकब और मोनोड ने दिया, तो उन्होंने कहा कि एक एंजाइम के सिंथेसिस के लिए अ ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटेड जीन्स, यानी आपस में समन्वित, आपस में जुड़े हुए जीनों का एक समूह होता है और पूरा समूह मिल करके उस एंजाइम के सिंथेसिस का कार्य करता है। अब जो है इसके आगे ऑपरेंट मॉडल में हमें दो ऑपरेंट पढ़ना है, दो मॉडल पढ़ना है। हालांकि बहुत सारे ऑपरेंट होते हैं, ठीक है, जितना भी एंजाइम सिंथेसिस करना हो सबके लिए अलग अलग ऑपरेंट होते हैं, लेकिन हमें दो ऑपरेंट जो है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एक जो है आपको लैक ऑपरेंट, जो इन लोगों ने ही दिया, ठीक है, और दूसरा होता है ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट। तो यहाँ जो है हम लैक ऑपरेंट, अब जो है हम लोग लैक ऑपरेंट यानी कि जो पीछे पढ़े कि एक जो है ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग जीन्स होते हैं, तो उसको हम लोग लैक ऑपरेंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लैक ऑपरेंट मतलब कि लैक फॉर लैक्टोज, यानी लैक्टोज जो शुगर होता है, डाइसेकेराइड है, यह जो है मिल्क में पाया जाता है। तो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ने के लिए जिस ऑपरेंट यानी जिस एंजाइम के जिस जीन के समूह की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग लैक ऑपरेंट करते हैं। यानी इसमें वे सभी जीन सम्मिलित हैं जो लैक्टोज के डीकम्पोजिशन के लिए लैक्टोज से टूट करके ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, यानी ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ने के लिए जिन एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस एंजाइम का सिंथेसिस इस ऑपरेंट द्वारा किया जाता है, इसलिए हम इसको लैक ऑपरेंट करते हैं। हालांकि इसके पीछे जो है जैसा हम लोग पहले पढ़े थे, एक इंड्यूसिबल और दूसरा जो है रिप्रेसिबल। तो ऑपरेंट जो है इसको आप लोग पहले नोट कर लेंगे कि ऑपरेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है इंड्यूसिबल और दूसरा होता है रिप्रेसिबल। ठीक है, इंड्यूसिबल मतलब प्रेरणात्मक, यानी जो जनरली जो है स्विच्ड ऑफ मोड में रहता है, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि जनरली स्विच्ड ऑफ मोड में रहता है और यह सबस्ट्रेट आने पर या जिस पे ये काम करता है उसके जो है सराउंडिंग में आने पर, सेल में आने पर यह शुरू होता है। ठीक है, और दूसरा होता है रिप्रेसिबल, यानी जो कंटिन्यूअसली वर्क करते रहता है और यह जरूरत पड़ने पे बंद किया जाता है। तो ये स्विच ऑफ मोड में रहता है और ये स्विच ऑन मोड में। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि ऑपरेंट जो है दो तरह के, एक इंड्यूसिबल और दूसरा रिप्रेसिबल। एक जो हमेशा स्विच ऑन रहता है, लगातार क्रियाशील होता है, और दूसरा जो स्विच ऑफ मोड में होता है, जरूरत पड़ने पे वह स्विच ऑन होता है, जरूरत पड़ने पे वह एक्टिवेटेड होता है और अपना कार्य करता है। तो लैक ऑपरेंट जो है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लैक ऑपरेंट जो है वो हमारा प्रेरणात्मक ऑपरेंट है, यानी कि लैक्टोज मीडियम में आए, ग्रोथ मीडियम में आए या सेल के अंदर आए, तभी यह ऑपरेंट चालू होता है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम का सिंथेसिस करता है। इसमें जो है ये हमने जो बनाया है, ये जो है सेट ऑफ जीन्स, यानी कि इस ऑपरेंट में जितने जीन सम्मिलित होते हैं वो इस पूरे स्ट्रिप पर हैं, यानी कि ये एक डीएनए का पार्ट है और इस पर इस ऑपरेंट को निर्दिष्ट करने के लिए या इस ऑपरेंट में सम्मिलित जीन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। यहाँ P स्टैंड फॉर प्रोमोटर, P मतलब प्रोमोटर, यानी जो ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। तो
तो इसमें जो है दो प्रोमोटर होते हैं। प्रोमोटर कहीं कहीं जो आपको मिलेगा क्या कि प्रोमोटर नहीं करके सीधे आई से शुरू करेगा। यहाँ आई भले ही नाम दिया जाता है लेकिन इट स्टैंड फॉर रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन, या इसको जो है इनहिबिटर। क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो जिस एमआरएनए का सिंथेसिस करता है वह एमआरएनए क्या करता है कि रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है। रिप्रेसर यानी रिप्रेसर एक प्रोटीन होते हैं जो जनरली बाइंड करते हैं किससे, ऑपरेटर से। ठीक है, तो इसलिए रेगुलेटरी जीन भी कहें या इनहिबिटर कहें, इनहिबिटर बनाएगा तो ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से जब बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन इसका रुक जाएगा, यानी आगे जो है स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। लेकिन जब ये जो है इनहिबिटर नहीं बनाएगा या किन्हीं परिस्थितियों में रिप्रेसर जो है वो सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा तो ऑपरेटर खाली हो जाएगा और वैसी स्थिति में यह जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आगे कंटिन्यू करेगा। फिर यहाँ प्रोमोटर, फिर ये पी स्टैंड फॉर प्रोमोटर, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटर, यानी यह ऑपरेटर जीन होता है। इसी पर आ करके सारी जो है क्रियाविधि, सारे मैकेनिज्म जो है या सारे प्रोसेसेस यहीं पर आकर के इसी पर डिपेंड करते हैं कि अगर यह खाली है तो आगे जो है ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, और अगर यह खाली नहीं है तो यहीं पर आकर के जो आरएनए पॉलीमरेज है जो ट्रांसक्रिप्शन को कोऑर्डिनेट करता है या कैटलाइज करता है वही वो आकर के यहीं पे रुक जाएगा। तो ये ऑपरेटर हो गया। इसके बाद जो है ये तीन जो जीन है लैक जेड इसको पढ़ते हैं। ये जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम जो है हाइड्रोलाइजेशन ऑफ लैक्टोज, यानी लैक्टोज शुगर के हाइड्रोलाइजेशन के लिए जो है जरूरी होता है, जिससे कि वह ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में टूटता है। दूसरा लैक वाई जो है ये क्या करता है, परमिएज एंजाइम, ये भी एक एंजाइम है, ये भी एक एंजाइम परमिएज का सिंथेसिस करता है। यह परमिएज क्या करता है, तो यह परमिएज इट अलाउ लैक्टोज टू इंटर इन द सेल। ठीक है, लैक्टोज को सेल में इंटर करने में मदद करता है। और तीसरा जो है लैक ए, ये जिस एंजाइम को कोड करता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये भी एक एंजाइम है। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है कि एसिटाइलेशन करता है, यानी जो बीटा ग्लैक्टोसाइड होता है उसको एसिटाइल करता है और एसिटाइल करके उसको जो है एक्टिव फॉर्म में लाता है। तो यहाँ पर जो है कि हमने ये जाना कि कौन कौन से एंजाइम इस ऑपरेंड में होते हैं। प्रोमोटर होता है, इनहिबिटर या रेगुलेटरी जीन होता है, फिर प्रोमोटर होता है, फिर ऑपरेटर होता है, उसके बाद जो है तीन जो है स्ट्रक्चरल जीन, ये जो है आपको स्ट्रक्चरल जीन यानी जो पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं। इसमें से जेड जो है बीटा ग्लाइकोसाइलेज के लिए, वाई जो है परमेज के लिए, और लैक ए जो है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। अब यह कार्य कैसे करता है, तो एक्चुअली में जैसे मैंने पहले ही कहा कि यह क्या है, एक इंड्यूसिबल ऑपरेंड है, यानी इसका हम लोग जो है मैकेनिज्म समझेंगे। अब मैकेनिज्म यानी किस तरह से यह काम करता है। तो चूंकि यह इंड्यूसिबल है इसलिए यह बंद रहेगा, इंड्यूसिबल है इसलिए यह बंद रहेगा, और जैसे ही उस जो भी सेल है, स्पेशली जो है हम लोग इकोलाई बैक्टीरिया को ले सकते हैं। तो इकोलाई बैक्टीरिया जिस भी मीडियम में, मान लें कि इस कल्चर मीडियम में ये ग्रो कर रहा है इकोलाई बैक्टीरिया, तो यह जो है इस मीडियम में जैसे ही लैक्टोज आएगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा परमिएज, ये भी चीज हम लोग जो है नीट वगैरह के
दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें पेक्युलर क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि मतलब जो नॉर्मल है ऐसा नहीं पूछता है, जो एक्सेप्शनल है या बहुत ही डीप टाइप का है उसको पूछता है कि अगर जो है जैसे मान लीजिए कि ये ऑपरेंड स्टार्ट होता है या फिर यहां से जो है यहां तक ये कैरी करता है, तो ऐसी स्थिति में पहले प्रोमोटर आया, फिर जो है इनिबिटर आया, प्रोमोटर आया, फिर ऑपरेटर आया, फिर जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए है, फिर जो है ये परमेज के लिए, फिर यानी इसके कहने का मतलब है कि जब तक ये ऑपरेंड स्टार्ट नहीं होगा परमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, और अगर परमेज फॉर्मेशन नहीं होगा तो फिर लैक्टोज जो है, लैक्टोज यह सेल के अंदर यानी इस बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इस स्थिति के लिए ऐसा नहीं कि जब ये ऑपरेंड बंद होता है उस समय पूरा का पूरा परमेज जो है कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है। कुछ मात्रा में 2-3 अणु जो है इसके मॉलिक्यूल्स परमेज के सेल के अंदर मौजूद रहते हैं, और इस वजह से जैसे ही कोई पहला लैक्टोज मॉलिक्यूल आएगा ये क्या करेगा, परमेज की सहायता से सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। अब उसके जब मीडियम में आ गया तो जनरली ये जो स्थिति आप देख रहे हैं अभी यहां पर एक्चुअली में ये रिप्रेसर प्रोटीन इसको बांधे हुए है, जिससे यह कंडीशन जो है ये स्विच्ड ऑफ मोड कहलाएगा, यानी कि ऑपरेंड बंद है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं ये सेल वॉल है उसका, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, लैक्टोज एंटर किया तो ये रिप्रेसर प्रोटीन इज मोर कहें कि एफिनिटी यानी ज्यादा एफिनिटी शो करता है। मतलब कि अगर जो है दो चीजें, जैसे हम लोग सिंपली कहें कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, इसमें से अगर हम इसको पसंद करते हैं तो अगर ये नहीं है देन भले ही हम इसको पसंद करें ना करें हमें जो है इसी के साथ जाना होगा, मतलब इसे सेलेक्ट करना होगा। लेकिन यदि ये है तो हम इसको छोड़ करके इसको सेलेक्ट करेंगे। इसी को एफिनिटी मतलब कि कहें कि वो जो है ज्यादा इंटरेस्टेड है या ज्यादा जो है एक्सेप्टेबल है। तो वही चीज यहाँ है कि रिप्रेसर जो है वह ऑपरेटर से तभी तक जुड़ा रहेगा जब तक लैक्टोज या एलोलैक्टोज, ठीक है, ये इसका जो आइसोमर होता है। तो अगर यह मीडियम में आ गया तो रिप्रेसर प्लस एलोलैक्टोज प्लस रिप्रेसर प्रोटीन ये जो है आपको बना लेगा को रिप्रेसर, यानी यह प्रोटीन जो है फिर वापस यहां से चला आएगा। अब जब वापस आ गया तो जो आरएनए पॉलीमरेज यहां आकर रुका था, प्रतीक्षा कर रहा था कि भाई ये जो बाधा है हमारे सामने, जो ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल हटे कि हम जो है आगे बढ़े। तो जैसे ही लैक्टोज आया रिप्रेसर उसके साथ जुड़ करके को रिप्रेसर बना लिया, यानी इनएक्टिव फॉर्म में आ गया, और इनएक्टिव फॉर्म में आने की वजह से यह स्थान यानी ऑपरेटर जो है जो बाइंड था रिप्रेसर प्रोटीन से ये खाली हो गया, और जब खाली हो गया तो जो आरएनए पॉलीमरेज है अभी आगे का ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा। अब आगे का ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा तो लैक्जेड जो है इससे एमआरएनए बनाएगा, फिर इससे एमआरएनए बनेगा, फिर इससे एमआरएनए बनेगा, यह एमआरएनए ट्रांसफर होगा राइबोसोम पर, और राइबोसोम पर जब ये जाएगा तो ये इसको बनाएगा, फिर ये जाएगा परमेज को बनाएगा, ये जाएगा ट्रांसएसिटाइलेज को बनाएगा। और यह प्रक्रिया यानी जब ये हट जाएगा तो इस स्थिति को अब हम जो है स्विच ऑन कर देंगे, स्विच्ड ऑन, यानी ऑन और ऑफ कब हुआ, when operator is binded with repressor protein then the operand is called in switched off state. When the operator gene is free from repressor then it is called switched on state. ठीक है, यानी जब यहाँ रिप्रेसर प्रोटीन हो तो ये स्विच्ड ऑफ स्टेट में है, अगर रिप्रेसर प्रोटीन नहीं है तो ये स्विच्ड ऑन स्टेट में है, और यह कार्य जो है लगातार चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक जो है लैक्टोज उस मीडियम में अवेलेबल है। जैसे ही लैक्टोज खत्म होगा तो फिर क्या होगा कि चूंकि यहाँ जो है लैक्टोज टूटने के लिए
ये एंजाइम जो है बन रहे हैं, ये एंजाइम ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं। अब ये क्या करेगा, इस लैक्टोज को भी तोड़ देगा। जैसे ही इस लैक्टोज को तोड़ देगा, यानी इसका भी जो है डिकम्पोजिशन कर देगा, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देगा, तो रिप्रेसर फिर से फ्री हो जाएगा। यानी ये पकड़ के रखा था कि भाई उधर नहीं जाओ, काम चल रहा है, चलने दो। अब ये खुद ही डिग्रेड हो गया, तो ये बेचारा क्या हो गया, फ्री हो गया। जैसे ही फ्री होगा, इसकी जो है एफिनिटी है इसके साथ, ये तुरंत जाकर के फिर से ऑपरेटर को बाइंड कर देगा। और जब ऑपरेटर को बाइंड कर देगा, तो फिर ये ऑपरेंड चला जाएगा आपको स्विच्ड ऑफ मोड में, यानी फिर से ट्रांसक्रिप्शन इसकी रुक जाएगी और इस तरह से यह प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि लैक ऑपरेंड जो है इंड्यूसिबल है, यानी जब इसके लिए जो मैंने जिस प्रोडक्ट पे ये काम करता है, वह प्रोडक्ट उस मीडियम में, सेल के अंदर या मीडियम में आएगा, तभी यह शुरू होगा और शुरू होकर के जो भी डायरेक्टेड प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उसको बनाएगा। और जैसे ही वह प्रोडक्ट जिसपे ये वर्क करता है वो खत्म होगा, फिर से ये ऑपरेंड जो है बंद हो जाएगा। अब जो है इसके आगे के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड। उसको हम लोग ट्रिप्टोफैन, TRP, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड नीडेड मोस्टली इन आवर सेल। तो ये जो है इस ऑपरेंड की बात करेंगे, ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस के लिए किस तरह से ऑपरेंड होता है, वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें हिंट दे देता हूँ, आप भी जो है कहीं से इसको पढ़ के रखिएगा कि ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड जो होता है ये रिप्रेसिबल है, मतलब कि यह जो है लगातार चलते रहता है और जरूरत पड़ने पे ये बंद होता है। उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे उसमें कौन कौन से जीन है, किस तरह से इन्वॉल्व है और वह किस तरह से कार्य करते हैं, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड जो कि एक रिप्रेसिबल ऑपरेंड है, वो किस तरह से कार्य करता है।